हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है। प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पास मैटर अवेलेबल होता है वो किन किन फिजिकल स्टेट में आपको मिलता है। हम अगर फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासीफाई करें तो हम लोगों ने मैटर को क्लासीफाई किया था एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फिजिकल स्टेट क्या होती है मैटर की, हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया था, और लिक्विड और गैस फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, हमने उनकी फिजिकल स्टेट नेचर को भी एनालिसिस किया है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन क्या होता है, कि अगर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों ही फिजिकल स्टेट को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो क्या उनमें रिलेशन, सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उसी को हम एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हेडिंग है हमारे पास में कंपेरिजन of physical state of matter, as matter having 3 physical state, solid, liquid and gas. Whenever we are trying to compare these physical state, what are the similarity, what are the difference, this we will study in this class. And हम इस चीज को एक टेबुलाइज्ड फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में रिलेट कर सकती है। तो यहां पर हम एक टेबल मेंटेन करेंगे। हम जो फिजिकल स्टेट कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टी को हम एक टेबुलाइज्ड फॉर्म में कंपेयर करने वाले हैं, जहां पर हम 4 कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 3 कॉलम में हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में रेस्पेक्टिवली वो किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में इंटर पार्टिकल स्पेस। जो भी मैटर हमारे पास सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है या लिक्विड में है या गैस में है, अगर हम 2 पार्टिकल के बीच के स्पेस की बात करते हैं तो वो स्पेस कैसा है। अगर हम सॉलिड के केस में बात करते हैं, इट इज नेग्लिजिबल। Whenever a matter occurs in solid physical state at room temperature, its interparticle space is very less. It's about negligible. It's a very negligible amount. But whenever we are discussing about liquid, it is more than solid. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, वहां पे पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गैसियस फिजिकल स्टेट के केस में, यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड के केस में वो नेग्लिजिबल है, पार्टिकल के बीच का स्पेस। लिक्विड के केस में स्पेस जो है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और हमारे पास गैस के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है, इट इज इन लार्ज प्रोपोर्शन। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो हमारे पास में है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे, इस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एक मैटर है, पार्टिकल सब एक ही तरीके के हैं, सेम सिमिलर पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। सॉलिड के केस में हमने बात की थी, पार्टिकल जो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड अगर हम बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड के केस में बात करते हैं, इट इज लेस
देन सॉलिड। अगर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा है, इसका मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो कम होगा लिक्विड के केस में। और अगर हम गैस के केस में बात करते हैं, इट इज नेग्लिजिबल। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो गैसेस के केस में नेग्लिजिबल है। इसी वजह से पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, उन पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम है और इंटर पार्टिकल स्पेस आपको बहुत ज्यादा मिलता है। ये हमारे पास में इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स में तीनों ही फिजिकल स्टेट का आपस में कंपैरिजन हमने यहां पर देखा। अगर हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके भी हम कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारे पास में है नेचर। नेचर यहां पर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, यहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सॉलिड है या फ्लूइड है। हम बात कर रहे हैं कि वो सब्सटेंस रिजिड है या फ्लूइड है। रिजिड का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में नोट डिस्कशन किया हुआ है। जो सब्सटेंसेस अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करते, दे आर रिजिड्स, एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, दे आर फ्लूइड्स। अगर हम फिजिकल नेचर के बिहाफ पे बात करते हैं, जो सॉलिड है दे आर रिजिड इन नेचर, दे डू नॉट चेंज देयर शेप इजीली। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, और यही टेंडेंसी इनको एक रिजिड नेचर प्रोवाइड करती है। आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, इनकी शेप को चेंज करना इजीली नहीं होता। अगर हाई प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करें तो माइट ये पॉसिबल है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले या शेप चेंज कर ले। क्लियर है? लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इनकी शेप को चेंज करना इजी नहीं होता, इसलिए हम बात कर रहे हैं नेचर कैसा होता है सॉलिड का, दे आर रिजिड इन नेचर। अगर हम नेचर को रिजिड और फ्लूइड के कंपैरिजन में लिक्विड में कंपेयर करते हैं, दे आर फ्लूइड इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जिसमें हम वाटर, ऑयल और हनी को एक इंक्लाइंड सरफेस पे ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, वाटर जो है वो बहुत पहले स्लोप पे फ्लो कर जाता है, हनी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, फ्लूइडिटी की, और हमने कंक्लूजन ये दिया था कि जितने भी लिक्विड होते हैं सबकी फ्लूइडिटी सेम नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, दे आर फ्लूइड। And when we are talking about the gases, they are highly fluid. हाईली फ्लूइड का मतलब यह है कि अगर हम तीन फिजिकल स्टेट में को कंपेयर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है वो हमारे गैसियस सब्सटेंसेस में है। ये बहुत लार्ज स्पेस में बहुत कम टाइम में फ्लो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जिस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास में है वॉल्यूम। वॉल्यूम, whenever we are comparing three physical state on the basis of shape and volume, in case of solid they have definite shape and volume. Solids are the substances having definite shape and volume, but on the basis of shape or volume, liquids are having definite volume and indefinite shape. वाटर, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, अगर आप उसे एक ब्रॉड और लो हाइट के कंटेनर में स्टोर करेंगे, वो 1 लीटर का जो वॉल्यूम है वो उस कंटेनर का शेप इजीली ले लेता है। और अगर उसी 1 लीटर के वॉल्यूम को आप एक थिन और लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिल कर रहे हैं, वही 1 लीटर का वॉल्यूम उस सिलेंडर के शेप को भी गेन कर लेता है।
यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रख रहे हो वो उसी कंटेनर की शेप गेन कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है उसका। इसलिए हम कह रहे हैं लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होगा लेकिन शेप डिफाइनाइट नहीं होता, ये उस कंटेनर की शेप को गेन कर लेते हैं इसलिए। और अगर हम बात करते हैं गैसियस सब्सटेंसेस के केस में, दे आर हैविंग इनडिफाइनाइट शेप and volume. Whenever you are comparing gas with the liquid and solid on the basis of their shape and volume, gases का shape जो है वो भी indefinite है, volume जो है वो भी indefinite है। जैसे कि हमने लिक्विड के केस में कहा था जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है ये उस कंटेनर की शेप गेन कर लेते हैं, वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसी तरह से अगर हम गैसेस को जिस कंटेनर में फिल कर रहे हैं ये उस कंटेनर की शेप भी ले लेते हैं एज वेल एज ये उसका वॉल्यूम भी, फुल वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सॉलिड्स आर हैविंग इनडिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम बोथ, बट इन केस ऑफ लिक्विड दे आर हैविंग डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप। दे आर एबल to gain the shape of the container in which you are storing them, while in case of gas they are having indefinite shape and volume both. They are able to occupy whole space and shape of the container in which you are storing it to. Clear? So this is the comparison of solid, liquid and gas on the basis of interparticle space, interparticle force, nature and shape and volume. There are certain other property of matter which are like next property on the behalf of which we are comparing the three physical state of matter are, next fifth property will be compressibility. जब भी हम किसी मैटर को प्रेशर लगा रहे हैं तो वो अपनी शेप को कन्वर्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कंपेयर करते हैं तो आप सॉलिड में पाएंगे दे आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, यू आर नॉट एबल टू चेंज देयर शेप बाय कंप्रेसिंग देम। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल है, लेकिन व्हाट अबाउट इन केस ऑफ लिक्विड, दे आर more than solid. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। अगर आप उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हो तो वो अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका रीजन भी आप जानते हैं। रीजन ये है कि सॉलिड के केस में पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड हैं। अगर आप प्रेशर लगा करके उनको और भी क्लोज लाने की कोशिश करोगे तो स्पेस नहीं है उनके क्लोज आने के लिए। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस पर है। अगर हम प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के बीच जो स्पेस था उसको कम कर लेते हैं। कम करने की वजह से ही पार्टिकल के बीच स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर आप कंपेयर कर रहे हो कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पर, सॉलिड्स आर नेग्लिजिबल व्हाइल द लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हमने फिजिकल स्टेट को डिस्कशन किया था, पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। अगर आप दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से प्रेशराइज कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे के इतने कांटेक्ट में आ गए हैं कि जो पहले स्पेस ज्यादा था, पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स कम था। कंप्रेस करने पर गैसेस के बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया है, फोर्स बढ़ गया है।
तो गैसेस इतनी ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं कि आप उनको गैसेस फिजिकल स्टेट से लिक्विड फिजिकल स्टेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज से जो सिलेंडर आता है उसका मेन कंटेंट है एलपीजी। नाम क्या है? एलपीजी। फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आप डेफिनेट इसके फुल फॉर्म को फोकस करें, गैस है जिसको आपने लिक्विफाइड कर दिया है। अब लिक्विफाइड कैसे किया है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज हैं, प्रेशर लगाइए, टेम्परेचर रिड्यूस कीजिए, रिजल्टेंट क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड, सॉरी वो गैस से लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। और ये आपके गैसियस सब्सटेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है ये प्रॉपर्टी। सिक्स्थ अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी के बिहाफ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर कर रहे हो तो आप ये देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो पर यूनिट, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड के ज्यादा आते हैं। इसका मतलब डेंसिटी जो होगी वो सॉलिड की बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स वो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर स्पेस बढ़ गया तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर लिक्विड के पार्टिकल कम आएंगे। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इट इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं तो गैसियस सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी वो तीनों फिजिकल स्टेट को कंपेयर करने में सबसे कम है। आप इस कैसे भी समझ सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसी वजह से पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वो पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ पाते। इसलिए हम कह रहे हैं कि गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। तीनों के कंपेरिजन में सबसे लेस डेंसिटी होगी आपके गैसियस सब्सटेंसेस की। इट इज क्लियर टू यू? अब हम, यस सर, कंटिन्यू करें। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर आप फिजिकल स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आप लोगों ने फिजिक्स में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। पार्टिकल के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब आपने ये भी कंपैरिजन में देखा था कि सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो कम है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को बहुत टाइटली पैक्ड है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को मूव नहीं करने दे रहे। और जितना कम मूवमेंट होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सॉलिड के केस में जो काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर्टी होती है इट इज नेग्लिजिबल। बहुत ही कम अमाउंट की, नो इट इज लो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पर सॉलिड सब्सटेंस को कंपेयर कर रहे हैं बाकी अदर फिजिकल स्टेट से, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड सब्सटेंस की वो बहुत ही कम होती है। नेग्लिजिबल अमाउंट की आप कह सकते हो, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी की अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड के केस में तो इट इज मोर देन सॉलिड। आप ये बात जानते हैं, अगर पार्टिकल को मूव करना है तो मूव करने के लिए स्पेस भी होना जरूरी है। और स्पेस कब होगा? जब आपके पार्टिकल एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होंगे। हम ये बात जानते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा है, वो ज्यादा मूव कर सकते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की ज्यादा होती है। और यही डिस्कशन अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं तो गैसेस के बीच तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही हाई अवेलेबल होती है। इनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है ये बात? चलिए, ये था
कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पर 3 फिजिकल स्टेट का कंपैरिजन। अब जो 4th फिजिकल स्टेट, फिजिकल नेचर के बिहाफ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लास्ट 8th जो प्रॉपर्टी हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास में है डिफ्यूजन। अगर आपने दो अलग अलग मैटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया है, क्या पार्टिकल अपने आप से एक दूसरे में मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या है? इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगर दो मैटर के पार्टिकल एक दूसरे में अपने आप मिक्स हो जाते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसी प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम सॉलिड के केस में बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कशन किया है, इट इज नेग्लिजिबल इन it is negligible in case of solid physical state of matter. diffusion is very negligible, बहुत ही कम अमाउंट का होगा और हो सकता है कई बार ये हो भी नहीं, तो बहुत ही कम अमाउंट का यहाँ पर हमारे पास में डिफ्यूजन होता है सॉलिड और सॉलिड के केस में। लेकिन अगर हम लिक्विड के केस में बात करते हैं, इट इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड फिजिकल स्टेट होती है, मतलब अगर हम दो लिक्विड को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला देते हैं, अपने आप से वो दोनों एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाते हैं, आपको एडिशनल फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में है डिफ्यूजन के बिहाफ पर सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं गैसेस के केस में, इनमें डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे में मिल सकते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम में हमारे गैसेस और गैसेस एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कंपैरिजन किया। प्रॉपर्टीज हमारे पास में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस है, शेप की हमने, शेप एंड वॉल्यूम की हमने बात की, प्लस हम यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन के बारे में। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिनके बिहाफ पर हमने मैटर की 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कंपैरिजन किया। ये टेबल हमें बहुत हद तक एक वन इंप्रेशन में आइडिया देती है कि इनमें कंपैरिजन किस तरह का हो सकता है। क्लियर है ये बात? अभी हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी वजह से अगर आप दो गैसेस पार्टिकल को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो गैसियस फिजिकल स्टेट से लिक्विड फिजिकल स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी की हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो देख रहे हैं हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, वो है LPG। LPG की फुल फॉर्म हम क्या देते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक गैस है जिसको आप बहुत, पेट्रोलियम गैसेस होती हैं जो हैं उन्हें आप बहुत कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये वही गैस है जो हमारे घरों में एज अ डोमेस्टिक सिलेंडर के काम में आती है, जो हमारे किचन में एज अ फ्यूल वर्क करता है। ठीक है, तो गैसेस के कंप्रेसिबल होने की काफ़ी एप्लीकेशन है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया LPG के फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में। सेकंड अगर हम एप्लीकेशन देख रहे हैं वो हमारे पास है CNG के बारे में। CNG की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैसेस जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें अगर हम कंप्रेस कर देते हैं तो यही हमारे पास CNG बनती है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में या ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल काम आती है, और काफ़ी सारी मशीनरी को, हैवी मशीनरी को रन करवाने में भी ये के लिए में भी ये एज अ फ्यूल वर्क करती है। तो CNG भी हमारे पास में गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी को यूज़ करके उनको एज अ फ्यूल बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। और अगर हम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की हमारी डेली लाइफ में, तो वो हमारे पास में है ऑक्सीजन सिलेंडर।
ये हम उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में जनरली पेशेंट को ब्रीथिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या जो ऑक्सीजन सिलेंडर माउंटेनियरिंग के लिए लोग जो माउंटेनियर्स जा रहे हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, इस वजह से तो वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते हैं। उस सिलेंडर में जो गैस फिल की गई है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस ही है, लेकिन किस फॉर्म में? वो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे ही नोजल से उसको निकालते हैं वो लिक्विड फिर से गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वो एक अदर फिनोमिना है, लेकिन सिलेंडर के अंदर गैस किस फॉर्म में कलेक्ट की गई है? कंप्रेस्ड फॉर्म में। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर काम में लिया जाता है सी डाइवर्स के लिए, जो गहरे समुद्र में डाइवर्स गोता लगाते हैं, वो भी अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फॉर ह्यूमंस। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए है, लेकिन ह्यूमंस के लिए वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एप्लीकेशन है गैस की कंप्रेसिबिलिटी की, कि हम डेली लाइफ में कंप्रेसिबिलिटी को यूज किस तरह से करते हैं और कहां कहां पर वो हमारे काम आती है। ये क्लियर है बात? देखिए, जब हमारे पास में मैटर की फिजिकल स्टेट की स्टडी चल रही थी, तब हमने 3 फिजिकल स्टेट को आपस में कंपैरिजन किया और स्टडी भी किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। लेकिन होता क्या है, हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी के केस में आपने देखा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं, अगर आइस हमारे पास में रूम टेम्परेचर, आइस हमारे पास में फ्रीजर से निकालते वक्त एक सॉलिड स्टेट में है, कुछ टाइम के लिए उसको रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से बहुत से फिनोमेना है जहां पर हम फिजिकल स्टेट को एक स्टेट से, फिजिकल मैटर को एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब कन्वर्जन कैसे होता है, इस बिहाफ पर हमारे पास में एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी अवेलेबल है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जाते हैं। फोर्थ फिजिकल स्टेट हमारे पास में हो गई प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी हमारे पास में एक फोर्थ फिजिकल स्टेट अवेलेबल है, जिसे हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। देखो, हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है। अगर मैं इस मैटर को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हीट करने से क्या होगा, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो गया है। तो जो सॉलिड था हीट लेकर के वो कौन सी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर अब भी मैं इस लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते चले जा रहा हूं, तो क्या होगा, पार्टिकल अब एक दूसरे से और ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया है टेम्परेचर देने से, और स्पेस जो है वो एनहांस हो गया है। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल हो गया गैसियस फिजिकल स्टेट का। मतलब सॉलिड को ही आपने कन्वर्ट किया लिक्विड में हीट दे करके, और लिक्विड को ही हीट दे के कन्वर्ट किया गैस में। यहां पर जितनी भी हीट दी वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा था। अगर हम गैसियस सब्सटेंस को फर्दर हीट करते चले जाते हैं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, सॉलिड को हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किया गैस में कन्वर्ट हुआ, क्या होगा अगर हम गैस को और ज्यादा हीट करते चले जाते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास में मैटर का फोर्थ स्टेट इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? दिस इज highly energetic and
सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास मैटर की एक हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है मैटर की। देखो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड को हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किया गैस में कन्वर्ट हुआ। क्या होगा अगर हम गैस को भी फर्दर हीट करते चले जा रहे हैं? आप इसको ऐसे समझिए, हमारे पास में एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, प्रोटॉन भी अवेलेबल है और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। ये एटम जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ठीक, जब हमने, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इन सभी पार्टिकल्स में अवेलेबल है, जो मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब देखो, ये सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इन सिंगल पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है। आपने हीट किया, जो हीट आप दे रहे हो वो हीट किसने ऑब्जर्व की है? वो हीट ले रहा है पार्टिकल, एंड पार्टिकल ने एनर्जी ली और वो एक दूसरे से दूर चले गए, किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। अगर हम फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट भी हम किसको दे रहे हैं? ये हीट पर्टिकुलर उस पार्टिकल को, पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है। जब पार्टिकल ने हीट एब्जॉर्ब की, वो और एक दूसरे से दूरी पर चले गए, तो हमारे पास क्या बन गया? गैस बन गया। गैसियस फिजिकल स्टेट में आने के बाद भी अगर आप फर्दर हीट कर रहे हो, तो जो हीट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर सकता था उतनी हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली। फर्दर हीट अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल ने एनर्जी को गेन कर लिया है और ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को गेन कर लिया है, तो यही सारे के सारे पार्टिकल एटम को छोड़ करके इस एटम से बाहर आ जाते हैं। ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एटम को छोड़ करके उसमें से बाहर आ जाते हैं। उस कंडीशन में आपके पास में एक सुपर एक्साइटेड फिजिकल स्टेट बनती है मैटर की, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपके चार्ज पार्टिकल का एक क्लाउड बनता है जो सुपर एक्साइटेड और हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट फिजिकल स्टेट सॉलिड, सेकंड फिजिकल स्टेट लिक्विड, थर्ड फिजिकल स्टेट हो गई हमारे पास में गैस, और फोर्थ फिजिकल स्टेट बन जाती है हमारे पास प्लाज्मा, जो कि हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को हीट करने से बनती है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर हम आइसोलेटेड गैसेस एटम को हीट करते हैं, एटम्स को हीट करते हैं, तब जाकर के आपके पास प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि अब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम से बाहर आ गए हैं, और वो जिस चार्ज क्लाउड की फॉर्मेशन कर रहे हैं वही हमारे पास में क्या होती है? प्लाज्मा। देखिए, अब अगर आपको हीट प्रोवाइड करनी है तो हीट का कोई सोर्स भी होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सन के बारे में। मान लीजिए ये हमारे पास सन है और सन हमारे पास में एक बहुत ही मेजर सोर्स है एनर्जी का, स्पेशली हीट एनर्जी का। तो यहां पर इसके एटमॉस्फेयर में आपके पास में गैस भी अवेलेबल है, ये सन है, और सन के एटमॉस्फेयर में गैसेस भी अवेलेबल हैं। तो आपको सन की हीट एनर्जी की वजह से जितनी भी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लाज्मा में। इसीलिए सन जो है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इट्स नॉट अबाउट द सन, इवन द स्टार्स, जितने भी तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी लाइट है, जो उनकी ग्लो है, जो उनकी शाइन है, वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। क्योंकि जितने भी पार्टिकल प्लाज्मा को फॉर्म कर रहे हैं दे आर सुपर एक्साइटेड एंड हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल।
और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल लाइट ग्लो एमिट करते हैं और वही लाइट हमें बहुत दूर डिस्टेंस से भी दिखाई देती है। तो सन में जो लाइट और एनर्जी सन में जो लाइट अवेलेबल वो भी प्लाज्मा की वजह से, और स्टार में भी जो लाइट होती है वो प्लाज्मा की वजह से ही अवेलेबल होती है। ठीक, अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में भी प्लाज्मा का कहीं जगह, अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में भी प्लाज्मा काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्यूबलाइट के अंदर। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास नियॉन बल्ब में। नियॉन बल्ब में जिस गैस का हम प्लाज्मा बना रहे हैं वो गैस कौन सी है हमारे पास? नियॉन गैस। नाम से ही पता चल रहा है, नियॉन गैस का प्लाज्मा हम बनाते हैं नियॉन बल्ब में। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं, ये तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में, तो यहां पर हमारे पास में जो गैस फ्लोरोसेंट, अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में बात करते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके घरों में एज ए ट्यूबलाइट यूज की जाती है, उस ट्यूबलाइट के अंदर जिस गैस का प्लाज्मा बन रहा है वो गैस है हमारे पास में हीलियम। आप देखते हैं जैसे आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, लाइट जो है वो ग्लो करने लग जाती है, चाहे वो बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो। और दोनों में ही ग्लो किस वजह से आ रहा है? बल्ब में ग्लो आता है नियॉन की वजह से, जबकि फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है, ट्यूबलाइट की आप बात कर रहे हैं, वहां पर किस गैस का प्लाज्मा हम बना रहे हैं? हीलियम का। तो ये हमारे पास में है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है ये बात? पोज करो एक बार। अभी हम बात कर रहे थे फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो हमारे पास थी प्लाज्मा। सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हमने हीट किया गैस में कन्वर्ट किया, और गैस को जब हम सुपर हीट कर देते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को हीट करने से हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। हीट एनर्जी को लेकर के सब एटॉमिक पार्टिकल एटम से बाहर आ जाते हैं, जो चार्ज क्लाउड बनता है उसी को हम जानते हैं प्लाज्मा के नाम से। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे कर देते हैं? अगर हमारे पास गैस है और हम इसको कूल कर रहे हैं, गैस है उसको आप लो टेम्परेचर पे कूल कर दीजिए, तो कूल करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। गैसेस के केस में हाई काइनेटिक एनर्जी थी तो पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पे थे, टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो पार्टिकल अपनी एनर्जी सिस्टम को देकर के एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं लिक्विड को फर्दर कूल कर देता हूं, मैंने उसको और ज्यादा ठंडा कर दिया है, तो वही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। आप ये बात जानते हैं। अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो गैसियस फेज में है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस बिलो वो आ गया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर अगर आप टेम्परेचर कम करते चले गए और आप 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आ गए, तो वही लिक्विड वाटर आपके सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, क्या होगा अगर हम सॉलिड को भी फर्दर कूल करते चले जाएं? क्या होगा? जो हमने सॉलिड को हीट करके गैस के बाद सुपर हीट करके प्लाज्मा बनाया, अगर हम सॉलिड को फर्दर कूल कर देते हैं तो क्या कोई हमारे पास फिनोमिना अकर होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। यहां पर हमें एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलती है जिसे हम जानते हैं BEC के बारे में। दिस इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हेडिंग क्या है हमारे पास में? BEC। फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास में बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर हम
गैसेस को हीट करके प्लाज्मा, सुपर हीट करके प्लाज्मा बना रहे थे। तो गैसेस को अगर हम सुपर कूल करते चले जाएंगे तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उसका टेम्परेचर हम बहुत ही नेग्लिजिबल, अबाउट एब्सोल्यूट जीरो तक अगर ले जाने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है हमारे पास में -273 केल्विन, सॉरी, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हमारे पास में होता है -273 डिग्री सेल्सियस कह लो या 0 केल्विन कह लीजिए। ये हमारे पास में इस टेम्परेचर तक अगर आप गैस को कूल करने की कोशिश करते हो तो इस टेम्परेचर के अचीव होने से पहले ही एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जहां पर हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलती है, जिसे हम BEC के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? It is super cooled state of मैटर, जिसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा BEC के बारे में। सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्यनारायण बोस। इंडियन साइंटिस्ट सत्यनारायण बोस प्लस हम जिनके बारे में जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के नाम को डेडिकेट करके बोस आइंस्टाइन हमने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस किया, विच इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें सजेस्ट किया था सत्यनारायण बोस ने, जिसके बारे में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को सेंड किया। और एल्बर्ट आइंस्टीन उस आर्टिकल को पढ़ करके इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने उस आर्टिकल को पहले इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट किया और फिर उसके बाद उनको पब्लिश किया। तो जो पेपर उस टाइम पर पब्लिश हुआ था वो एक रिनोवेशन लेकर के आया था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी में, और जो फिफ्थ स्टेट हमें मिल रही थी वही हमारे पास में है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज अ सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप गैस को सुपर कूल कर देते हैं तो वो हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में की फॉर्म में मिलती है, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया उसको एक बार पढ़िएगा, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। देखिए, हम बात कर रहे थे सत्यनारायण बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो म्यूचुअल स्टडी की थी उसी की वजह से हमारे पास में जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिली वो थी हमारे पास में BEC, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इट्स अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो हम बात कर रहे हैं इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग गैस, it is formed by cooling gas of extreme low density about 100,000 of नॉर्मल एयर। हम अगर नॉर्मल एयर की डेंसिटी को 100,000 टाइम लो कर देते हैं तो उस गैस को कूल करने से जो आपको फिजिकल स्टेट मिल रही है वो कौन सी होगी? BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एयर एट सुपर लो
टेम्परेचर। बहुत ही लो डेंसिटी की गैस को अगर आप सुपर लो टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं तो जो हमारे पास में बी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनती है वही कौन सी है, बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज की क्लास के लिए इतना ही, जो हमने फिजिकल स्टेट को कंपैरिजन किया। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके, ठीक है। हम बात कर रहे थे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और हमने अभी तक 4 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिस्कशन की थी। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और थर्ड गैस। फोर्थ जो फिजिकल स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास में थी प्लाज्मा। और हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास बीईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईसी? इट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। BEC is the fifth state of matter and BEC की full form क्या है? It is Bose-Einstein condensate. For example, we are having solid physical state and whenever you are heating, it is converted to liquid physical state. What about if we are heating liquid further? It will be converted to gaseous physical state, which is the third physical state of a matter. And अगर हम गैस को और हीट करते चले जाएंगे, उसको सुपर हीट करेंगे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर निकल करके आती है, विच इज प्लाज्मा। इन 4 फिजिकल स्टेट के बारे में हमने लेक्चर के प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कैसे कर रहे हैं? अगर गैस को हम कूल कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास लिक्विड फिजिकल स्टेट में, और अगर हम टेम्परेचर को और कम करते चले जाते हैं, मतलब लिक्विड को भी हम कूल करते चले जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पे वही लिक्विड सॉलिड फिजिकल स्टेट गेन कर लेता है। मतलब पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है। क्या होगा अगर हम सॉलिड को भी फर्दर कूल करते चले जाएं? अगर हम सॉलिड को और ज्यादा कूल करते चले जाएंगे, मतलब नेगेटिव्स ऑफ टेम्परेचर में, 0 के बिलो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम देखते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर में अगर हम इसको लेके चले जाते हैं, तो यही हमारे पास एक मिस्टीरियस फिजिकल स्टेट की फॉर्म में बिहेव करता है, विच इज बीईसी। दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास जो बीईसी है वो किस तरह से बनती है। व्हेन गैस ऑफ लो डेंसिटी, कितनी लो डेंसिटी हम एयर की रख रहे हैं, कितनी डेंसिटी हम गैस की रख रहे हैं, जो आपके पास नॉर्मल एयर होती है उसकी जो भी डेंसिटी है उसका 100,000 टाइम आप डेंसिटी लो कर दीजिए। इतनी लो डेंसिटी की अगर आप कोई गैस कलेक्ट कर रहे हैं और उसको सुपर कूल कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी की फॉर्मेशन होती है। व्हेन गैस ऑफ लो डेंसिटी अबाउट 100,000 ऑफ नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर की इतनी लो नॉर्मल एयर की डेंसिटी का 100,000 टाइम अगर हम लो डेंसिटी की गैस कलेक्ट कर देते हैं और उसको कूल कर रहे हैं, इज कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर, जब आप नॉर्मल एयर की बहुत ही लो डेंसिटी की गैस को सुपर कूल करते हो, तब आपके पास में बीईसी की फॉर्मेशन होती है, विच इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नाम ही आपको बता रहा है इट्स अ कंडेंसेट। जब आप गैस को कूल करके उसको कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब गैस की फिजिकल स्टेट को लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, टेम्परेचर हम बहुत लो लेकर चले गए, नेगेटिव ऑफ डिग्री सेल्सियस में, तब बीईसी की फॉर्मेशन होती है। नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है, इट इज कंडेंसेट। The name of this physical state BEC is dedicated to 2 different scientists. फर्स्ट जो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, एक इंडियन साइंटिस्ट थे हमारे पास, साइंटिस्ट हैं श्री एस.एन. बोस, जिन्होंने इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी किया था
और इनकी स्टडी को अप्रूवल दे करके, मतलब बिल्कुल सही बता करके इसका आइडेंटिटी दी कि हाँ इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मान सकते हैं, वो थे हमारे पास में एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसको डिस्कवर किया, वो एस.एन. बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। दोनों को ही साइंटिस्ट को नाम को हमने इस फिफ्थ स्टेट को ट्रिब्यूट किया है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये था हमारे पास में मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में, कैसे बनती है और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। आज की क्लास के लिए इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।